प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइज़र एवं फ्लूटिस्ट, आज के ज्योतिष एपिसोड में अपने एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, 1 नवंबर 2023 समय 5:12 PM से 18 महीने तक, यानी पूरे वर्ष 2024 में और उससे आगे 3 महीने 2025 तक राहु आपकी गोचर कुंडली के तृतीय भाव में मीन राशि में और केतु नवम भाव में कन्या राशि में विराजमान होने जा रहे हैं। राहु और केतु के इस गोचर का मकर राशि पर क्या सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। मित्रों, पहले राहु के आपकी लग्न राशि पर प्रभाव की चर्चा करते हैं। मैं आपको बतला दूं, ये गोचर कुंडली है। गोचर कुंडली और लग्न कुंडली में अंतर होता है। लग्न कुंडली यानी जन्म पत्रिका जातक जातिका के जन्म के समय जो ग्रहों की स्थिति होती है उसको दर्शाती है, और गोचर कुंडली ग्रहों की वर्तमान स्थिति को दर्शाती है। आइए पहले राहु के गोचर का, जैसा कि मैंने बताया कि राहु आपकी गोचर कुंडली के मीन राशि में तृतीय भाव में विराजमान 1 नवंबर 2023 को 5:12 PM को विराजमान हुए हैं। इनके इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ रहा है ये मैं बतलाने जा रहा हूं। चूंकि राहु केतु छाया ग्रह होते हैं, इनकी अपनी कोई राशि नहीं होती है। जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के स्वामी ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं और उसी के फल प्रदान करते हैं, और अपने तो फल प्रदान करते ही हैं। राहु अपने गोचर कुंडली के तृतीय भाव में मीन राशि में विराजमान रहेंगे। राहु मीन राशि में आपको शांत स्वभाव का, शांत प्रकृति का, ईश्वर में आस्थावान बनाते हैं। जो जातक जातिकाएं शिक्षा, चिकित्सा, अनुसंधान व रिसर्च आदि के कार्य में जुटे हुए हैं उनको कामयाबी मिल सकती है। और जो विद्यार्थी इलाइट या प्रीमायर मेडिकल, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, मैनेजमेंट शिक्षण संस्थानों में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, प्रीमायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में दाखिला चाहते हैं, एडमिशन पाना चाहते हैं, और वो मकर लग्न राशि के हैं, तो राहु देव उनकी इस मनोकामना को पूर्ण करने जा रहे हैं। उनका सपना साकार हो सकता है। इसका कारण है आपकी गोचर कुंडली में राहु देव तृतीय भाव में विराजमान है। तृतीय भाव में राहु बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं, और तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति देव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति देव शिक्षा के कारक ग्रह हैं। इसके साथ ही बहुत ही सौम्य और शालीन ग्रह माने गए हैं। तृतीय भाव का राहु उच्च पद प्रदान करता है, पदोन्नति देता है, धन लाभ कराता है, आय के नवीन स्रोत खोलता है। तीसरे भाव का राहु आपको साहसी और पराक्रमी भी बनाता है। तीसरे भाव में अगर राहु विराजमान है तो आपके साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी होती है, और आपके पुरुषार्थ में बढ़ोतरी होती है। आपका थोड़ा सा भी प्रयास, थोड़ी सी भी कोशिश कामयाबी में तब्दील हो जाती है। थोड़े से ही प्रयासों से आपको कामयाबी मिल जाती है, और आपको तीर्थ यात्रा का अवसर प्रदान करते हैं राहु देव की तृतीय भाव में, और आपका झुकाव आध्यात्म की ओर होता है। क्योंकि राहु देवगुरु बृहस्पति देव मीन राशि में विराजमान है, यानी बृहस्पति देव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बृहस्पति देव जातक को आध्यात्म की ओर प्रवृत्त करते हैं, अतः आपकी प्रवृत्ति आध्यात्म की ओर होगी।
दान पुण्य के कार्यों में होगी। और यहाँ तक कि जो आपके स्वास्थ्य में तृतीय भाव का राहु आपके स्वास्थ्य में वृद्धि करता है। यहाँ तक कि जो लोग असाध्य रोगों से पीड़ित हैं उनको भी स्वास्थ्य लाभ देता है। तृतीय भाव का राहु छोटे भाई बहनों से आपके संबंधों को बेहतर बनाता है, आपकी यात्राओं को सफल, सुखकारी और कामयाब बनाता है। राहु की पंचम दृष्टि जो है वो राहु की देव की जो पंचम दृष्टि है 1 2 3 4 5 सप्तम भाव पर पड़ रही है। जैसा कि मैंने बतलाया, राहु और केतु जो हैं 3 6 11 भाव में शुभ फल प्रदान करते हैं। इन भाव के अलावा जिन भाव में विराजमान हो जाएं या उन पर दृष्टि पड़ जाए तो अशुभ फल प्रदान करते हैं। पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर आपके स्वभाव को लालच की ओर प्रवृत्त कर रही है, आपको अनैतिक कार्यों की ओर प्रेरित कर रही है। राहु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर जो पड़ रही है आपको सावधान कर रही है कि आप लालच से बचें, अनैतिक कार्यों से बचें, नैतिक मान्यताओं, मूल्यों, सामाजिक वर्जनाओं का पालन करें, अन्यथा अशुभता का सामना करना पड़ सकता है और कानून से भी दंडित होना पड़ सकता है। आपको जो मकर राशि के लोग बिजनेसमैन हैं उनको बिजनेस में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है और हताशा निराशा का भी सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस पार्टनर से सावधान रहें। राहु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर मकर राशि लग्न राशि के लोग जो बिजनेसमैन को सावधान कर रही है कि वो अपने बिजनेस पार्टनर से सावधान है। बिजनेस पार्टनर धोखा दे सकता है क्योंकि ये सप्तम भाव बिजनेस पार्टनर का भाव है, बिजनेस का भाव है, परिवार का भाव है, पति पत्नी का भाव है। पति पत्नी में तालमेल बिगड़ सकता है, दोनों के मध्य कड़वाहट पैदा हो सकती है और पारिवारिक सुख में भी कमी आ सकती है। राहु की अशुभता को समाप्त करने के लिए आप अपने घर पर भगवान कृष्ण की ऐसी तस्वीर या मूर्ति रखें जिसमें वो शेषनाग पर नृत्य कर रहे हैं। इस तस्वीर की प्रतिदिन पूजा करें और ओम नमो श्री भगवते वासुदेव वाय नमः का 108 बार जाप करें और रुद्राक्ष की माला से पंचमुखी शिव जी के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करें। इससे भी राहु का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाता है। एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज जो हैं बहुत कारगर साबित होती है, बशर्ते पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ की जाएं। जितनी श्रद्धा और विश्वास उतनी ही वो कामयाब होती है। राहु की सप्तम दृष्टि जो है नवम भाव पर पड़ रही है। सप्तम दृष्टि नवम भाव पर यानी नवम भाव भाग्य का भाव कहलाता है, पिता का भाव कहलाता है। राहु की जो नवम दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव, क्षमा करें, राहु की जो सप्तम दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है यह आपके पिता से तालमेल को बिगाड़ रही है, पिता के स्वास्थ्य में गिरावट ला रही है, उनके जीवन को खतरा भी हो सकता है। ज्योतिष विज्ञान को डराने का कार्य नहीं करता, इसका निर्माण सावधान करने के लिए किया गया है। यदि सावधानी अपनाई तो निश्चित तौर पर अशुभता से बचा जा सकता है। इसका निर्माण इसलिए किया गया है जिससे कि अशुभता के विषय में पहले ही जाना जा सके और उससे बचा जा सके। आपकी लोकप्रियता में गिरावट आ सकती है, सम्मान में गिरावट आ सकती है, आपके स्वभाव में कठोरता आ सकती है, रूडनेस आ सकती है। आप अपने साथी संगियों के साथ रूड बिहेवियर करने के लिए कर सकते हैं। राहु प्रवृत्त करते हैं जब नवम भाव में विराजमान हो जाएं या उनकी दृष्टि पड़ जाए नवम भाव पर, तो जातक जातिका में थोड़ा रूडनेस आ जाती है।
आपको अपनी वाणी में स्वभाव पर नियंत्रण करना होगा। अशुभता से बचने के लिए आपके स्वभाव को यह दृष्टि अस्थिर भी बना रही है, यानी कभी माशा, कभी तोला, कभी शबनम, कभी शोला बना रही है। तो अपने स्वभाव को स्थिर रखने के लिए, मन स्थिति को स्थिर रखने के लिए मेडिटेशन करें। मेडिटेशन बहुत कारगर है मन स्थिति को स्टेबल रखने के लिए। और राहु की इस अशुभता को समाप्त करने के लिए, जैसा कि मैं बतला चुका हूँ, पुनः दोहरा देता हूँ। जिन लोगों ने वीडियो बीच में से देखना शुरू किया है, मैं उनको बता देता हूँ। राहु की अशुभता को समाप्त करने के लिए अपने घर भगवान श्री कृष्ण की ऐसी मूर्ति या चित्र रखें जिसमें वो शेष नाग पर नृत्य कर रहे हैं, और उस मूर्ति के सामने बैठकर प्रतिदिन 108 बार ओम नमः भगवते वासुदेव आय नमः का जाप करें, पूजा करें तस्वीर या मूर्ति की। और रुद्राक्ष की माला से पंचमुखी शिव जी के सामने बैठ करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, तो निश्चित तौर पर राहु की अशुभता समाप्त हो जाती है, उसका दुष्प्रभाव समाप्त हो जाता है। राहु की नवम दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है। नवम दृष्टि एकादश भाव पर 7, 8, 9 राहु की, हालांकि राहु की दृष्टि आपकी आय में भारी वृद्धि कर रही है, बढ़ोतरी कर रही है। जो लोग नौकरी में हैं उनकी वेतन वृद्धि कर रही है, परंतु राहु की दृष्टि अपनी नीच राशि वृश्चिक पर पड़ रही है। एकादश भाव में वृश्चिक राशि है, जो कि राहु की नीच राशि होती है। नीच राशि पर स्थित हो जाना राहु का, या उस पर दृष्टि पड़ना, उस पर दृष्टि पड़ना ही ये थोड़ा अशुभता पैदा करता है, क्योंकि एकादश भाव मित्र समाज का भाव है। आपके मित्र समाज में पड़ोसियों से आपके संबंध में, तालमेल में बिगाड़ आ सकता है, बिगड़ सकते हैं, उनसे अनबन हो सकती है। राहु की अशुभता को समाप्त करने के लिए मैं उपाय पुनः दोहरा देता हूँ। के लिए आप अपने भगवान श्री कृष्ण की ऐसी तस्वीर या मूर्ति रखें जिसमें वो शेष नाग पर नृत्य कर रहे हैं। उस मूर्ति की पूजा करें, चित्र का पूजा करें, और 108 बार ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। और रुद्राक्ष की माला से पंचमुखी शिव जी के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करें, तो अशुभता समाप्त हो जाएगी। और पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करेंगे तभी समाप्त होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं केतु देव की ओर। केतु देव आपकी गोचर कुंडली के नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी स्थित हुए हैं। 1 नवंबर 23 को 5:12 PM से राहु के साथ केतु ने भी गोचर किया है। राहु देव ने मीन राशि में और केतु देव ने कन्या राशि में गोचर किया है। केतु का देव का क्या प्रभाव पड़ेगा इस गोचर से आपकी राशि पर, आप पर, जो मकर राशि के लोग हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। केतु नवम भाव में आपकी गोचर कुंडली के भाग्य भाव में विराजमान है। भाग्य भाव कहलाता है। केतु भाग्य भाव में विराजमान होकर आपके भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं, क्योंकि राहु केतु वक्री ग्रह होते हैं। वक्री ग्रह जिस भाव में बैठता है उस भाव के फलों में वृद्धि करता है। वक्री ग्रह की ये खासियत होती है, जिस भाव में वो बैठता है उस भाव के फलों में वृद्धि करता है। जहाँ पर जिस भाव पर उसकी दृष्टि पड़ती है उसके फलों को, इंटेंसिटी को कमजोर कर देता है। आपके भाग्य में तो वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन जब केतु कन्या राशि में विराजमान होते हैं तो पाचन शक्ति जातक जातिका की वीक हो जाती है। ज्योतिष विज्ञान का निर्माण, जैसा मैंने बताया, डराने के लिए नहीं हुआ है, सावधान के लिए हुआ है। आप जो वर्जित
पदार्थ है उनका सेवन ना करें और खान पान सही रखें तो पाचन शक्ति आपकी सही रहेगी। अन्यथा केतु देव आपकी पाचन शक्ति को कन्या राशि में विराजमान होकर खराब कर रहे हैं। आपके पिता से आपका तालमेल थोड़ा गड़बड़ा सकता है। आप अपने पिता का सम्मान करें। पिता से आपके अनावश्यक विवाद हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है। पिता से अनावश्यक वाद विवाद ना करें, अनावश्यक या बिल्कुल वाद विवाद ना करें। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ तक कहा है कि पिता चाहे कैसा भी हो, वह आपका जन्मदाता है, वह आपका पिता है, उसका हर हाल में सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे वो दुराचारी ही क्यों ना हो। भगवत गीता में कहा गया है भगवान कृष्ण चाहे पिता कितना ही दुराचारी ही क्यों ना हो, पुत्र का दायित्व है कि वो अपने पिता का पूर्ण सम्मान करे। अगर आप सम्मान करेंगे तो तालमेल बना रहेगा। अपने पिता से बिल्कुल वाद विवाद ना करें तो आप केतु की अशुभता से बच सकते हैं। केतु की पंचम दृष्टि आपकी गोचर कुंडली के लग्न भाव पर पड़ रही है। लग्न भाव में मकर राशि विराजमान है जिसके स्वामी शनिदेव हैं और राहु केतु जो है शनिदेव के शिष्य हैं। और शनिदेव आपकी लग्न कुंडली के स्वामी हैं। यह स्थिति शुभ है। हालांकि राहु केतु सिर्फ 3, 6, 11 भाव में शुभ फल प्रदान करते हैं, लेकिन चूंकि लग्न में मकर राशि है जिसके स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव राहु केतु को शनिदेव का शिष्य कहा गया है और मित्र भी कहा गया है, तो इसीलिए आपको शुभ फल प्रदान होंगे, अधिकतर शुभ फल प्रदान होंगे। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपको साहसी, पराक्रमी और आपको यह दृष्टि प्रसिद्ध बना रही है। केतु की दृष्टि आपके मन में अस्थिरता भी ला रही है। अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए, जैसे मैंने बतलाया, क्योंकि केतु अपने भी फल देते हैं। जहाँ तक मकर राशि पर उनकी दृष्टि का सवाल है, उसके तो अच्छे फल देंगे, लेकिन अच्छे फल के साथ साथ चूंकि केतु पाप ग्रह हैं तो अपने अशुभ फल भी प्रदान कर देंगे। तो आपके मन में अस्थिरता लाएंगे। मन की अस्थिरता, मन की शांति को लाने के लिए मेडिटेशन करें। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। केतु की लग्न भाव पर दृष्टि व्यक्ति में क्रूरता भी लाती है। आपका तबादला दूरस्थ स्थान पर हो सकता है। केतु की सप्तम दृष्टि आपकी गोचर कुंडली के तृतीय भाव में पड़ रही है। तृतीय भाव में, जैसा मैंने बतलाया, राहु केतु तृतीय भाव में स्थित हो जाए या उनकी दृष्टि पड़ जाए तो बहुत शुभ फल मिलता है। तृतीय भाव पर केतु की दृष्टि आपको पदोन्नति दे रही है, उच्च पद प्रदान कर रही है, आपके दायित्व में वृद्धि कर रही है, धन लाभ आपको करा रही है, आय के नवीन स्रोत खोल रही है, आपको साहसी पराक्रमी बना रही है, पुरुषार्थी बना रही है, आपको का झुकाव आध्यात्म की ओर कर रही है और आपके तीर्थ यात्रा के कम दूरी की तीर्थ यात्रा के भी योग बन रहे हैं, क्योंकि तीसरा भाव जो है छोटी दूरी का भाव है, छोटी दूरी की यात्रा का भाव है। तीर्थ यात्रा के योग इसलिए बन रहे हैं क्योंकि यहाँ इसमें मीन राशि विराजमान है। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति देव होते हैं। मैं पहले बतला चुका हूँ, दोबारा से बतलाने से वीडियो बहुत लंबा होगा और आपकी मेहनत और परिश्रम को यह दृष्टि सफलता प्रदान कर रही है। आपका झुकाव आध्यात्म की ओर कर रही है।
आपके स्वास्थ्य में वृद्धि कर रही है ये दृष्टि। यहाँ तक कि जो लोग असाध्य रोगों से पीड़ित हैं उनको भी स्वास्थ्य लाभ ये दृष्टि प्रदान कर रही है। तृतीय भाव का पर जब दृष्टि पड़ती है केतु की या राहु वहाँ पर मौजूद हो तो छोटे भाई बहनों को से संबंध बेहतर होते हैं। आपकी जो छोटी दूरी की यात्राएं हैं उनको सफल, सुखकारी और मंगलकारी बना रही है। केतु की नवम दृष्टि आपकी गोचर कुंडली के केतु की नवम दृष्टि 7, 8, 9 पंचम भाव पर पड़ रही है। केतु की नवम दृष्टि आपकी गोचर कुंडली के पंचम भाव में पड़ रही है। और जो नवम दृष्टि पंचम भाव का नवम दृष्टि कैसे हुई, यहाँ से 7, 8, 9 पंचम भाव में वृष राशि विराजमान है। और वृष राशि जो है यह अशुभ स्थिति है, क्योंकि वृष राशि केतु की नीच राशि होती है, यानी केतु की दृष्टि अपनी नीच राशि पर पड़ रही है। इस आपको आलसी, बातूनी और आपकी कामुकता में बढ़ोतरी कर रही है। केतु आप में कार्य के प्रति अरुचि या दृष्टि अरुचि भी पैदा कर रही है। परिणाम स्वरूप आपकी कार्य क्षमता व कार्य कुशलता में गिरावट भी आ सकती है। केतु के दृष्टि पंचम भाव पर संतान पक्ष के लिए अशुभ है। संतान, क्योंकि पंचम भाव संतान का भाव है। केतु की इस अशुभता को समाप्त करने के लिए जो नवम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है नीच राशि पर, इस अशुभता को समाप्त करने के लिए मैं जैसे बतला चुका पुनः दोहरा देता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की ऐसी तस्वीर या मूर्ति की पूजा करें जिन पर, जो कि वो शेषनाग पर नृत्य कर रहे हो, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की ऐसी मूर्ति के सामने बैठकर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का जाप करें और रुद्राक्ष की माला से पंचमुखी शिव जी के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करें तो अशुभता समाप्त हो जाएगी। तो ये एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज बहुत कारगर साबित होते हैं और पूरे ध्यान अगर मनोयोग से किए जाएं और एकाग्रचित्ता से किया जाए तो ये बहुत लाभकारी होते हैं। मित्रों, यदि आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मेरा चैनल सब्सक्राइब करने से आपको 2 फायदे होंगे। मैं एस्ट्रो एडवाइज़र के साथ साथ फ्लूटिस्ट भी हूँ। फ्लूटिस्ट होने के नाते मैं बांसुरी सिखाने के फ्लूट ट्यूटोरियल और उसके साथ ही बॉलीवुड के सुपरहिट गाने, धार्मिक, देशभक्ति के आध्यात्मिक गाने, एवरग्रीन रोमांटिक गाने अपनी बांसुरी से बजाकर बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ अपने स्टूडियो में शूट करके इसी एस्ट्रो चैनल में मैं डालता हूँ और जिससे मेरा एस्ट्रो का एपिसोड और फ्लूट का परफॉर्मेंस दोनों आपके पास सबसे पहले पहुँचे, आपको दोहरा लाभ हो। आई therefore रिक्वेस्ट यू वंस अगेन टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मित्रों, देश और समाज के लिए मेरी एस्ट्रो जो सर्विस है वो बिल्कुल निःशुल्क है, लेकिन व्यक्तिगत परामर्श निःशुल्क नहीं है। व्यक्तिगत परामर्श के लिए मैंने थोड़ा शुल्क है क्योंकि काफ़ी परिश्रम लगता है, मेहनत लगती है, गणना करनी पड़ती है और गणना से ज्योतिष एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन से ये बतलाया जा सकता है कि कौन सी घटना किस दिन कितने बजे घटेगी। तो और यदि आपके मन में कोई प्रश्न या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप अपनी लग्न पत्रिका, जन्म पत्रिका की एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्नों के साथ अपनी बिल्कुल सही जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान
मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं शुल्क प्राप्ति के बाद होने पर मैं तुरंत आपके प्रश्नों का ऑनलाइन जवाब दूंगा व्हाट्सएप पर। बस आज इतना ही मित्रों, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।